Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are going to solve some MCQs from the chapter Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर नंबर 7 है और आखिरी चैप्टर है आपके टर्म 1 के लिए। ठीक है, टर्म 1 जो होने वाला है दिसंबर में, तो उसके लिए ये आखिरी चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन हैं वो भी ज़्यादा बने हैं क्योंकि चैप्टर लेंदी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन क्या है? फॉर सच फैमिलीज और द मेंबर्स who are in challenging and difficult circumstances, the state society has to step in and make efforts to look after the needs of its members. देखो, जो भी ऐसी फैमिलीज होती हैं या जो भी ऐसे मेंबर्स होते हैं जो थोड़े से चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में रह रहे होते हैं, जिनको चीज़ें अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाती, जो आराम से अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे होते हैं, उनके लिए स्टेट या सोसाइटी कुछ स्टेप्स लेती है ताकि इन लोगों की लाइफ को अच्छा बनाया जा सके, ताकि इनकी नीड्स को, इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो बात तो बिल्कुल सही है कि जिन भी फैमिलीज़ को या जिन भी मेंबर्स को प्रॉब्लम होती है, उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाती, वो डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, उनके लिए स्टेट या सोसाइटी कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेती है। ठीक है, और लेने की ज़रूरत भी है। उसके बाद रीज़न क्या दिया गया है इस बात का कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी टू इंश्योर दैट ऑल सिटीजन हैव अ डिसेंट लाइफ एंड चिल्ड्रन एंड यूथ हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इन अ हेल्दी एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की और सोसाइटी की कि वो ये इंश्योर करे कि हर सिटीज़न के पास एक डिसेंट लाइफ हो, अच्छी लाइफ हो, जहाँ पे चिल्ड्रन और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना संपूर्ण विकास कर पाए और उनको एक हेल्दी और स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट मिल पाए, ताकि वो आगे अच्छे से स्टिमुलेट हो पाएँ, वो सीखने के लिए तत्पर हो पाएँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों बातें सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है। देखो, कहा जा रहा है ना कि सोसाइटी को और स्टेट को ज़रूरत है कि वो स्टेप्स ले। ठीक है, क्यों ले स्टेप्स? क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका हर सिटीजन एक डिसेंट लाइफ जिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है। आपको दोनों को पढ़ना है और बताना है। असर्शन क्या है? वी आर फोकसिंग मोर ऑन चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्टी। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो हम ज़्यादातर किस पे फोकस कर रहे हैं? चिल्ड्रन पे, यूथ पे और एल्डरली पे। और ऐसे भी अगर हम सोसाइटी में भी देखें तो हम ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं? चिल्ड्रन पे, यूथ पे और एल्डरली पे। एडल्ट्स जो होते हैं ना, उन पे हम इतना फोकस नहीं करते। ठीक है, क्यों फोकस इन तीनों पे ज़्यादा होता है? क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं? वनरेबल ग्रुप होते हैं हमारी सोसाइटी के। तो यहाँ पे देखो, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है ना वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, क्यों फोकस कर रहे हैं इसका रीज़न बता रहा है कि क्योंकि ये तीनों क्या है? वनरेबल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और रीजन का है। असर्शन पढ़ो और आंसर दो। असर्शन क्या है? चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली आर वनरेबल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये तीनों ही संवेदनशील होते हैं। इफ द नीड्स ऑफ एनी इंडिविजुअल आर नॉट मेट इन द कोर्स ऑफ डेली लाइफ, दैट पर्सन बिकम्स वनरेबल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाती तो वो वनरेबल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है, दोनों मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है कि वनरेबल होते हैं ये तीनों। क्यों होते हैं ये नहीं बताया गया है, बल्कि वनरेबल को ही डिफाइन कर दिया गया है कि वनरेबल हम किसको कहते हैं? जिन लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो पाती, जो अपनी लाइफ में अपनी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते, वो लोग वनरेबल कहलाते हैं, बस। तो यहाँ पे जो रीज़न है ना, वो बात तो बिल्कुल सही है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। ठीक है, यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए नहीं करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दोनों सही है लेकिन आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। यहाँ पे भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है लेस देन हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 एंड 14 ईयर्स गो टू स्कूल। देखो, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं इंडिया के, उनमें से बस आधे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। ये ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो इनरोल्ड ही नहीं होते स्कूल में। तो रीज़न क्या है? A little over 1/3 of all children who enroll in standard 1 reach standard 8। तो ऐसे 1/3 बच्चे हैं जिनका नाम लिखाया जाता है 1 में और वो 8 तक पहुंच पाते हैं। मतलब 1/3 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका नाम क्लास 1 में लिखाया जाता है और वो क्लास 8 तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बीच में ही वो क्या कर देते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि अगर 1/3 को छोड़ दिया जाए, द अदर्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल फॉर वन और द अदर रीज़न। तो जो बाकी बच्चे होते हैं 2/3 वो छोड़ देते हैं स्कूल किसी न किसी रीज़न की वजह से। तो दोनों बातें सही है। पहला ये कि बहुत आधे से भी कम बच्चे हैं जो 6 से 14 साल के होते हैं और वो स्कूल जाते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनमें से आधे से कम होते हैं जो अपनी स्कूल की एजुकेशन पूरी कर पाते हैं, स्कूल जा पाते हैं। और 1/3 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 1 में नाम लिखाते हैं और 8 तक पहुंच जाते हैं। बाकी बच्चे तो किसी न किसी रीज़न से स्कूल भी छोड़ देते हैं। तो देखो दोनों बातें सही है, लेकिन रीज़न जो है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक असर्शन है, दूसरा रीज़न है। असर्शन में क्या लिखा है? ICDS टुडे कवर्स ओवर 41 मिलियन चिल्ड्रन। आज के समय में ICDS 41 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चों को कवर कर रहा है। रीज़न, द सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर एट द चाइल्ड केयर सेंटर नेम्ड आंगनवाड़ी। तो जो भी सर्विसेज ICDS देता है वो बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाती है? आंगनवाड़ी के थ्रू पहुंचाई जाती है। ठीक है, एक चाइल्ड केयर सेंटर है जिसका नाम होता है आंगनवाड़ी, उसके थ्रू ही ये जो बच्चे हैं 41 मिलियन या उससे ज़्यादा बच्चे, उन तक ICDS की सर्विसेज पहुंचाई जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही हैं, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये नहीं बताया जा रहा है, इस बात का रीज़न नहीं बताया जा रहा है कि क्यों ICDS कवर कर रहा है 41 मिलियन चिल्ड्रन को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और रीज़न का है। असर्शन पढ़ो, रीज़न पढ़ो और ये जो ऑप्शंस हैं इनको पढ़ के रिप्लाई दो। असर्शन क्या बोल रहा है? इन ईच SOS होम देयर इज़ अ मदर हु लुक्स आफ्टर 10 to 15 चिल्ड्रन। जो SOS होम होते हैं वहाँ पे एक मदर होती है जो 10 से 15 बच्चों को देखती है, उनकी देख रेख करती है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, रीज़न क्या है? दिस यूनिट लिव्स लाइक अ फैमिली एंड द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस रिलेशनशिप्स एंड लव वंस अगेन विच हेल्प्स चिल्ड्रन टू रिकवर फ्रॉम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखो ये जो यूनिट है, जो ये एक मदर है और 10 से 15 बच्चे हैं, ये सब एक साथ रहते हैं एक फैमिली के रूप में और यहाँ पे एक दूसरे को वो प्यार देते हैं, अफेक्शन देते हैं। और ये जो बच्चे जिनसे इनका घर किसी भी वजह से छिन गया है, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशन में रह रहे थे, बहुत ज़्यादा इनके एक्सपीरियंसेस ख़राब थे लाइफ के लिए, वो सही हो जाते हैं, ये बच्चे रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, इनको अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं फैमिली में रह के। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। SOS होम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को एक लव अफेक्शन मिल सके, केयर मिल सके, उनको एक माँ मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बात एकदम सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 7th क्वेश्चन है,
या ये भी असर्शन और रीजन का ही है, यहाँ पे भी एसओएस की बात हुई है। असर्शन क्या है, द एसओएस फैमिलीज लिव टुगेदर फॉर्मिंग अ सपोर्टिव सिटी इन्वायरमेंट। तो एसओएस फैमिली जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं, एक सिटी के इन्वायरमेंट की तरह रहती है, मतलब कई सारी फैमिली बन जाती हैं एसओएस फैमिली, और वो सब मिलके एक सिटी का इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है कि दीज फैमिलीज आर इंटीग्रेटेड विद द लोकल कम्युनिटी एंड कंट्रीब्यूट टू द सोशल लाइफ। तो ये जो फैमिली होती है ना, ये लोग एक साथ रहती है जैसे कोई कम्युनिटी हो, और इनकी एक सोशल लाइफ भी होती है, मतलब एक फैमिली दूसरे फैमिली के यहाँ जाती है, जैसे होता है ना हमारी सोसाइटी में, वैसा ही एक पूरी इनकी सोसाइटी बन जाती है। तो यहाँ पे देखो असर्शन में एक बात गलत बोली गई है, यहाँ पे ये सिटी इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करते, ये लोग विलेज इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं, एक विलेज इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे असर्शन क्या है, गलत है, लेकिन रीज़न जो है ना वो सही है। ये एक साथ रहते हैं, एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, और साथ ही साथ ये अपनी जो सोशल लाइफ है उसको अच्छे से जीते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, जो जो सोसाइटी की नॉर्म्स होती हैं उनको ये फॉलो करते हैं। ठीक है, एक सोसाइटी बना के रखते हैं। तो यहाँ पे आर तो बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। 8th क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और रीजन का है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जुवेनाइल जस्टिस की बात हो रही है। असर्शन क्या है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 इज द फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया था 2000 में, ये इंडिया में जुवेनाइल जस्टिस के लिए पहला लीगल फ्रेमवर्क था। ठीक है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है, द एक्ट कंसर्न इट सेल्फ विथ 2 कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसमें 2 कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन की बात की गई है। पहला, दोज आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। पहला वो बच्चे होते हैं जो लॉ से कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, मतलब जिन्होंने कुछ गलत काम किया होता है, लॉ को तोड़ा होता है। एंड दोज कंसीडर्ड टू बी इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और दूसरे कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो बेचारे खुद ही तड़पाए हुए होते हैं, जिनके साथ खुद ही गलत हुआ होता है, जिनको ज़रूरत होती है केयर एंड प्रोटेक्शन की। तो 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो खुद ही विक्टिम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें सही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 2000 में, और ये अपनी तरह का पहला लीगल फ्रेमवर्क था। ठीक है, इंडिया में, और इसके अंदर 2 तरह के बच्चों की बात की जाती है। तो ये दोनों बातें सही है। तो यहाँ पे देखो, लेकिन जो रीज़न है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो जुवेनाइल जस्टिस के बारे में और ज़्यादा ये नहीं बता रहा कि ये क्यों लाया गया, क्या मतलब क्या इसके अंदर क्या होता है ये बताया गया, लेकिन क्यों लाया गया ये नहीं बताया जा रहा है, रीज़न इसका नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन आर दोज। जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनको ज़रूरत होती है केयर एंड प्रोटेक्शन की, वो बच्चे कौन से होते हैं, मतलब किन बच्चों को आप कह सकते हो कि इनको ज़रूरत है केयर एंड प्रोटेक्शन की। पहला है, हु आर विदाउट एनी होम और सेटल्ड प्लेस। जिनके पास कोई घर ना हो, जिनके पास कोई सेटल्ड प्लेस ना हो, उनको आप कहोगे कि केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो हाँ भाई, सही बात है, उनको ज़रूरत होती है। दूसरा है, हु लिव्स विद अ पर्सन, गार्जियन और नॉट, हु इज़ अनफिट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द चिल्ड्रन। या ऐसा बच्चा जो ऐसे गार्जियन के साथ रह रहा है जो उस बच्चे के लिए सही नहीं है। मान लो ऐसा कोई गार्जियन है जो अपने बच्चे को लगातार मारता पीटता है, उससे कुछ गलत कराता है, उससे कुछ इलीगल कराता है, तो उस समय भी बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो सेकेंड वाला भी सही है। थर्ड है, हु आर अब्यूज, टॉर्चर्ड और एक्सप्लॉइटेड फॉर पर्पज ऑफ सेक्शुअल अब्यूज और इलीगल एक्ट्स। ऐसे बच्चे जिनको अब्यूज़ किया जा रहा हो, टॉर्चर किया जा रहा हो, या जिनसे ज़बरदस्ती कुछ इलीगल कराया जा रहा हो। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इनको भी केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। फोर्थ है, हु आर विक्टिम्स ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, सिविल कमोशन और नेचुरल कैलेमिटी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के विक्टिम हो, या सिविल कमोशन कहीं पे हुआ हो, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गई हो, तो उस समय पे भी जो बच्चे होते हैं जो होमलेस हो जाते हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, उनको जो मतलब केयर और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाते, तो उनको भी केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है।
फिफ्थ है हु आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, ऐसे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हो उनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है ना, ये बात सही नहीं है। जो माल न्यूट्रिशन से बच्चा सफ़र कर रहा है उसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों होगी? उसको तो उसकी केयर और प्रोटेक्शन उसके पेरेंट्स करेंगे ना। यहाँ पे ये कोई रीज़न नहीं है जिससे बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन के लिए भेजा जा सके, जिससे स्टेट उसको अपनी कस्टडी में रख सके, अपनी कस्टडी में रख के उसको केयर एंड प्रोटेक्शन दे। ये कोई रीज़न नहीं है। तो फिफ्थ वाला नहीं होगा, इसको छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS प्रोग्राम ऑफर्स। ICDS प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है? पहला है हेल्थ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एजुकेशन टू मदर। तो सही बात है, मदर को हेल्थ न्यूट्रिशन और हाइजीन एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद है नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 3 to 6। 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपको पता है ना क्या होती है, जहाँ पे बच्चों को बुक कॉपी होमवर्क ये सब के थ्रू नहीं सिखाया जाता, बच्चे को ऐसे ही नॉर्मली सिखाया जाता है कि वो रेडी हो सके स्कूल जाने के लिए। थर्ड है सप्लीमेंट्री फीडिंग फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर एंड डाइट फॉर प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। तो बच्चों को, ऐसे बच्चे जो 6 साल से कम के हैं उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग कराई जाती है। मतलब अगर उनके अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उनको वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो नर्सिंग मदर होती हैं, जिनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, जो लैक्टेटिंग मदर हैं, उनकी डाइट का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज सच एज इम्यूनाइजेशन एंड विटामिन ए सप्लीमेंट्स। तो बच्चों की ग्रोथ को देखा जाता है, ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है, उनको बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उनको टीका वगैरह लगाया जाता है, उनको विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर है प्रोवाइड केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन, बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है, ICDS इसके लिए काम नहीं करता। ICDS बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पहले ऊपर के ये चारों हैं, ये चारों काम हैं ICDS के। ICDS इन चारों पे वर्क करता है, केयर एंड प्रोटेक्शन बच्चों को वो प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस होम रन बाय गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डैश ईयर्स हु आर इन स्टेट कस्टडी फॉर वेरियस रीजन। तो चिल्ड्रन होम जो होता है ना वो गवर्नमेंट रन करती है उन बच्चों के लिए जो स्टेट की कस्टडी में होते हैं। तो किस साल तक के बच्चे होते हैं जिनके लिए चिल्ड्रंस होम गवर्नमेंट चलाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। 3 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए चिल्ड्रन होम चलाती है गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट बच्चों को क्या करती है, अपनी कस्टडी में रखती है। नेक्स्ट है इन विच ईयर द फर्स्ट SOS विलेज वॉज सेट अप इन इंडिया एंड हु वर द बेनिफिशियरीज। तो देखो पूछा जा रहा है कि पहला SOS होम इंडिया में कब सेटअप किया गया और किनको इसके तहत सुविधाएं दी जाती थी, बेनिफिशियरीज कौन थे? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1964 में ये स्टार्ट किया गया और जो अबंडेंट चिल्ड्रन थे उनको इसके तहत सुविधाएं दी जाती थी। मतलब ऐसे बच्चे जिनको किसी भी तरह की केयर नहीं मिलती थी, जिनके पास ना उनके पेरेंट्स थे ना कोई गार्जियन था, उनको SOS होम में रखा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एजेंसी विच सेट अप guidelines for adoption to safeguard the welfare and rights of children। तो ऐसी एजेंसी जो क्या करती है, एडॉप्शन के लिए गाइडलाइंस बनाती है ताकि बच्चों की राइट्स को सेफ किया जा सके, बच्चों की वेलफेयर पे ध्यान दिया जा सके। तो कारा इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, कारा ही एक ऐसी एजेंसी है जो एडॉप्शन के लिए गाइडलाइंस बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द ईयर इन विच नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन एंड नेशनल यूथ पॉलिसी वर अडॉप्टेड। आपको वो ईयर बताना है जिस ईयर में नेशनल पॉलिसी ऑफ ओल्डर पर्सन अडॉप्ट की गई और नेशनल यूथ पॉलिसी अडॉप्ट की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो
ओल्डर पर्सन के लिए पॉलिसी थी वो 1999 में बनी थी, और यूथ पॉलिसी जो नेशनल यूथ पॉलिसी है वो 2003 में बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर रमेश फाउंड अ 4-year-old चाइल्ड नियर द रेलवे स्टेशन एंड हैंडेड ओवर हिम टू द लोकल पुलिस। मिस्टर रमेश को एक 4 साल का बच्चा मिला रेलवे स्टेशन के पास, और रमेश ने उस बच्चे को पुलिस को दे दिया, लोकल पुलिस जो भी थी उसको दे दिया। सजेस्ट द सुटेबल ऑप्शन फॉर द पुलिस फॉर द टाइम बिंग वेयर द चाइल्ड शुड बी सेंट। तो बताओ ये जो पुलिस है वो कहाँ पे बच्चे को भेजेगी, मतलब 4 साल का बच्चा है उसको पुलिस कहाँ पे भेजेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम। तो ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस है वो बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में भेजेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन होम वो जगह होती है जहाँ पे बच्चों को कुछ देर के लिए रखा जाता है, टेम्पररी पीरियड के लिए रखा जाता है, और बच्चे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, बच्चे के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, बच्चे के पेरेंट्स का पता लगाया जाता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता लगाया जाता है, देखा जाता है कि बच्चा कहाँ से आया है। तो ये सब चीज़ें पता लगाने के बाद ही बच्चे को कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ऑब्जर्वेशन होम में बच्चा तब रहता है जब उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही होती है, जब उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा पुलिस को मिला है तो बच्चे के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम में बच्चे को रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिस्टर अनिल is 80 years old who is living in old age home and underwent heart surgery last week and he needs continuous nursing care। देखो मिस्टर अनिल जो है वो 80 साल के हैं और वो ओल्ड एज होम में रहते हैं। अभी अभी उनकी लास्ट वीक ही हार्ट सर्जरी हुई है और उनको कंटिन्यूअस नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। विच ऑफ द प्रोग्राम इज सुटेबल फॉर हिम। तो उनके लिए इनमें से कौन सा प्रोग्राम सुटेबल होगा। तो यहाँ पे जो रेस्पाइट होम है ना, ये उनके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, क्योंकि उनको ज़रूरत है कंटिन्यूअस नर्सिंग केयर की, और रेस्पाइट होम में ही जो लोग होते हैं, जो ओल्ड लोग होते हैं, उनको कंटिन्यूअस केयर दी जाती है। नेक्स्ट है, द एल्डरली आर वनरेबल ग्रुप ड्यू टू वेरियस रीज़न। जो एल्डरली होते हैं वनरेबल होते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीज़न है। यहाँ पे कुछ रीज़न बताए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से रीज़न होते हैं। पहला है डिक्रीज्ड डिफेंस मैकेनिज्म। भैया इनका डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो कम हो चुका होता है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ना, इनकी इम्यूनिटी जो होती है वो कम हो चुकी होती है, तो उसको कहा जा रहा है। तो सही है बात ये, इस वजह से भी एल्डरली जो होते हैं वो वनरेबल कैटेगरी में रखे जाते हैं। सेकेंड है इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, इस लेवल पे आके इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो कम होने लगते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। फिर है इम्प्रूव्ड फिजियोलॉजिकल रिजर्व्स। भाई इनकी जो फिजिक है ना वो समय के साथ साथ खराब हो रही होती है, इम्प्रूव कहाँ होती है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो सेकेंड वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है। फोर्थ है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। ये बात बिल्कुल सही है, जो आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया है इसकी वजह से जो एल्डरली है वो वनरेबल कैटेगरी में चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती, उनकी केयर करने के लिए कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे जो 1 और 4 है ये दोनों सही है, और ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें 1 और 4 दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, The National Youth Policy 2014 defined youth as persons in the age group of। जो नेशनल यूथ पॉलिसी है 2014 की, इसने यूथ को कैसे डिफाइन किया गया है, मतलब किस एज के पर्सन्स को आप यूथ बोल सकते हो। तो यहाँ पे एज ग्रुप दिया गया है, तो यहाँ पे जो 15 to 29 ईयर्स वाले लोग हैं उनको हम यूथ बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Under Commonwealth Youth Program, 3 regional centers are for advanced studies in youth work have been set up in। तो जो कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम है इसके अंदर 3 जो हैं सेंटर्स खोले गए, 3 रीजनल सेंटर खोले गए ताकि यूथ वर्क पे एडवांस स्टडीज़
की जा सके। तो आपको बताना है कि ये जो तीनों सेंटर खुले हैं ना, ये कहाँ कहाँ खोले गए हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो करेक्ट हो जाएगा, इंडिया, जाम्बिया एंड गुयाना। तो इन तीनों जगह पे ये जो रीजनल सेंटर्स हैं वो खोले गए हैं। किसके रीजनल सेंटर? कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशिया पैसिफिक रीजनल सेंटर हैज़ बीन सेट अप एट। तो ये जो कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम है, इसका एशिया पैसिफिक रीजनल सेंटर कहाँ पे है? 3 सेंटर खोले गए हैं अभी हमने पढ़ा। तो जो इसका एशिया पैसिफिक रीजनल सेंटर है वो कहाँ पे है? वो इंडिया में ही है। इंडिया में कहाँ पे है? दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, मुंबई में है या हरियाणा में है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका सेंटर चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो जो एशिया पैसिफिक रीजनल सेंटर है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया सीनियर सिटीजन कंस्टिट्यूट पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ। इंडिया में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो किस एज के होते हैं, मतलब उनके लिए कौन सी एज डिसाइड की गई है? देखो, हर कंट्री में अलग अलग एज है, कहीं कहीं पे 60 है, कहीं कहीं पे 65 है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एज डिसाइड की गई है। तो आपको इंडिया के लिए बताना है कि इंडिया के लिए कौन सी एज वाले सिटीजन को सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 60 ईयर्स एंड अबव। अगर जो भी पर्सन 60 साल के हैं या 60 साल से ऊपर के हैं, उनको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं इंडिया में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं मैंने बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे एमसीक्यूज। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।